नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी निवेश में, जहां हम आपके कमोडिटी से जुड़े हुए तमाम सवालों के जवाब देते हैं, साथ ही आपके लिए बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी लेकर आते हैं। और आज हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ वीरेश हिरेमत है, जाने माने कमोडिटी एक्सपर्ट है, और कुंवर जी ग्रुप से हमारे साथ रवि देवरा है। आप दोनों ही मेहमानों का स्वागत है। और साथ ही आगे हमारे साथ हर्षद अजमेरा जी भी होंगे, जो गोल्ड इंपोर्ट पर बात करेंगे, और मितेश पटेल होंगे, जो एमआर एग्रो से हैं, जो स्पाइसेस मार्केट पर अपना आउटलुक देंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं गोल्ड और सिल्वर में, जहां आज तेज गिरावट दिख रही है। फेड के सख्त रुख के बाद जिस तरह से फेड मिनट से संकेत मिल रहे हैं कि 2022 में 3 बार ब्याज दरें बढ़ाई जा सकती है, इसके बाद से गोल्ड और सिल्वर में गिरावट बढ़ गई है। अगर सिल्वर की बात करें तो आज इंट्राडे में 2000 रुपए से ज्यादा की गिरावट दिखी। वहीं गोल्ड करीब करीब 500 रुपए आज इंट्राडे में टूट गया। हालांकि निचले स्तरों से हल्की बाइंग आ रही, लेकिन अभी भी 47,500 से 47,600 के आसपास है। वीरेश जी, गोल्ड और सिल्वर में आज की गिरावट पर आप क्या सलाह देंगे? आप कौन से लेवल में सलाह देंगे कि अब यहां से एंट्री कर लेनी चाहिए? बेहतर मौका दे रहा है गोल्ड सिल्वर। गुड इवनिंग विशु मोहन जी। हमें जब से ये नई साल की शुरुआत हुई है, हमें उतार चढ़ाव देखने को मिला है गोल्ड और सिल्वर दोनों में। अभी मार्केट में ऐसा एक माहौल बना है। 2022 में यूएस फेडरल रिजर्व ने 3 बार इंटरेस्ट रेट बढ़ने का ये संकेत दिया हुआ है। उसके चलते हुए मार्केट में एक डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड में एक जो उछाल आया है, उसका एक दबाव अपने को गोल्ड और सिल्वर की मार्केट में देखने को मिल रहा है। हमें लगता है आज का इंट्राडे सेशन के लिए गोल्ड और सिल्वर में दोनों में एक दबाव बने रहेगा। इसलिए हमारा इंट्राडे के लिए एक सलाह रहेगा 47,600 टू 47,650 का एक रेंज में एक बिकवाली करना चाहिए। 47,300 का टारगेट के लिए, और 47,750 या 47,800 के एक स्टॉप लॉस लगा के एक बिकवाली का ट्रेड बनते नजर आ रहा है आज का इंट्राडे सेशन के लिए। ओके, तो ये व्यू है गोल्ड और सिल्वर को लेकर वीरेश जी का। चलिए अब हमारे साथ रवि भी है। रवि, आपका व्यू गोल्ड और सिल्वर पर क्या होगा? क्या करना चाहिए गोल्ड और सिल्वर में इस गिरावट में? गुड आफ्टरनून। डेफिनेटली जो लग रहा है कि ट्रेंड में एक रेस्टिव मोमेंटम बना रह सकता है, क्योंकि गोल्ड सिल्वर दोनों में अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट थे, वो इंटरनेशनल मार्केट हो या डोमेस्टिक मार्केट हो, दोनों में ब्रिज किया। हालांकि सिल्वर ऑलरेडी 1700-1600 पॉइंट का एक डिप लगा चुका है, तो मुझे लग रहा है कि सिल्वर में शायद नया शॉट हम अवॉइड करेंगे। बट गोल्ड में आप सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी रख के चल सकते हैं। पर्टिकुलर जो मार्केट में 2 से 3 दिन ऐसी बात चल रही थी, डविशनेस थी, कि फेडरल रिजर्व की ओर से ऐसे कमेंट आया गया कि थोड़ा ओमिक्रॉन के लेके इंटरेस्ट रेट जो बढ़ना तय था या बढ़ने की समय सीमा जो मार्च तक थी, तो मार्केट ऐसा प्रेटेम कर रहा था कि जो ये मार्च की समय सीमा है उससे ये थोड़ा डिले होगा इंटरेस्ट रेट हिसाब से देखे तो डॉलर इंडेक्स में इतना उछाल नहीं दिखा, बट यस बॉन्ड यील्ड जो है वो 1.72 के लेवल के करीब पहुंच चुकी है। तो मेरे हिसाब से गोल्ड एंड सिल्वर इसका एक रेजिस्टेंस फेस करेंगे। अभी लोअर लेवल से जो रिकवरी आई एक टाइप ऑफ बाउंस बैक है। पर्टिकुलर मुझे लग रहा है कि फिर से यूएस जब ओपन होगा उसके बाद थोड़ा एक करेक्टिव मूड है वो जारी रहेगा। लेवल स्पेसिफिक बात करें तो 47,750 के करीब एक बार गोल्ड के फरवरी कॉन्ट्रैक्ट में सेल करके चला जा सकता है। स्टॉप लॉस आप 47,900 का रखे। डाउन साइड मुझे लग रहा है कि 47,420 450 तक के लेवल्स आपको इवनिंग तक दिख जाएंगे, तो सेल ऑन राइज का स्ट्रेटेजी रखना चाहिए। मुझे लग रहा है कि जैसे यूएस ओपन होगा एंड इवनिंग सेशन में थोड़ा और यहां से प्रेशर बिल्ड होता देखने को मिल सकता है। जी जी, तो ये व्यू है रवि का। चलिए लेकिन अब बात कर लेते हैं गोल्ड इंपोर्ट को लेकर। जिस तरह के नंबर्स हमने 2021 में देखे हैं, रिकॉर्ड गोल्ड का इंपोर्ट साल 2021 में हुआ है। क्या वजह है?
और इसके पीछे वजह, सबसे बड़ी वजह तो यह है कि 2020 में कोविड की वजह से जो लॉकडाउन लगे थे तो लगातार गोल्ड का इंपोर्ट काफ़ी कम हो गया था। 430 टन के आसपास इंपोर्ट हुआ था। लेकिन इस बार जब लॉकडाउन कम हुआ, जब सेकेंड वेव के बाद जिस तरह से पेंटअप डिमांड आई, शादियों की सीजन में इतने ज़्यादा, शादियों की वजह से इतनी ज़्यादा डिमांड थी, उसको पूरा करने के लिए यहाँ पर गोल्ड इंपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा है। तो वीरेश जी, क्या लग रहा है गोल्ड इंपोर्ट के जिस तरह के जो नंबर आ रहे हैं, इसका क्या असर होगा बुलियन मार्केट पर? क्या देख रहे हैं आप? विश्व जो अभी आपने कहा वो बिल्कुल सही है। 2020 में मार्केट में एक इंपोर्ट कम होने का एक दूसरा भी कारण था, गोल्ड का प्राइसेस जो ऑल टाइम हाई पे चला गया था। जैसे मैं 2021 का बात किया तो मार्केट वो ऑल टाइम हाई से एक करेक्ट हुआ था, अराउंड $1800 के आसपास ट्रेड करते हुए देखने को मिला था। उसके साथ साथ जैसे ये शादी का मौसम आ गया था, त्योहारों का सीजन आ गया था, उसके चलते मार्केट में एक अच्छा सा डिमांड आते हुए देखने को मिला है। मगर जैसे हम इंडियन मार्केट में गोल्ड का जो प्राइस ट्रेंड देखते हैं, इट इज ड्रिवन बाय द इंटरनेशनल मार्केट रादर देन जो सप्लाई डिमांड, जो इंपोर्ट जितना भी हुआ वो हुआ। बट इसके चलते हुए हमें लगता है जो गोल्ड इंपोर्ट का ज्यादा असर मार्केट के ऊपर नहीं रहेगा। ओवरऑल मार्केट इंटरनेशनल फैक्टर्स को देखते हुए और डोमेस्टिक मार्केट में जो हाउ इकोनॉमी इज ग्रोइंग, उसके चलते हुए अपने को देखना पड़ेगा गोल्ड के प्राइसेस में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है रादर देन गोल्ड इंपोर्ट्स का। ओके ओके रवि, इस गोल्ड इंपोर्ट के आंकड़े से आप क्या सेंस कर रहे हैं? किस तरह ये बुलियन मार्केट पे असर पड़ेगा? क्या इससे सप्लाई तो ज्यादा नहीं हो जाएगी मार्केट में, या एक नॉर्मल स्थिति थी? दोनों एवरेज अगर 2020 और 21 का निकाल ले तो वही 700 टन के आसपास का ही होता है, तो बहुत ज्यादा बड़े फिगर नहीं है, क्योंकि हम एक साल का फिगर है, लो बेस से कंपेयर कर रहे हैं, इस वजह से ज्यादा लग रहा है। आपका सेंस क्या है? जी जरूर सर, विश्वमोहन जी, आपने जो बात किया काफी ये ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि लगातार देखें तो जब से इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ी तब का एक एवरेज जो इंपोर्ट है इंडिया का वो 700 टन के आसपास रहा है। ड्यू टू सम इमेंसली अनअवॉइडेबल इश्यू, लास्ट टू लास्ट ईयर इतना ज्यादा बाइंग नहीं था और इतना इंपोर्ट भी नहीं हो पाया था। तो आई थिंक जैसे पेंटअप डिमांड होती है, जैसे एक साल सब शादियां ये सब बंद था, तो आई थिंक इस हिसाब से सेकंड जो ये ईयर रहा, मीन्स के जो करंट कैलेंडर ईयर रहा, उसमें अच्छा एक इंपोर्ट इंडिया में देखने को मिला। सिमिलर वे में बात करें तो एक वैल्यू वाइज भी अच्छा अप्रिशिएशन मिला, क्योंकि एवरेज प्राइस है लास्ट ईयर के जो प्राइस थे एवरेज उससे थोड़े ऊपर है। मीन्स आप अगर ईयर टू ईयर देखें तो 4% डाउन था, अदरवाइज एवरेज जो अगर मंथली आप प्राइस निकालो तो वो अपसाइड था। तो दोनों वॉल्यूम वाइज एंड वैल्यू वाइज दोनों वाइज गोल्ड का इंपोर्ट अच्छा था। जैसे आगे जो बात हो रही थी कि इसका इतना ज्यादा इम्पैक्ट इंडियन इंपोर्ट का गोल्ड के ऊपर सेंटिमेंट वाइज नहीं होता। अभी जो मेजर मैं मान रहा हूँ कि अभी आपको शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म के लिए जो फैक्टर्स देखने, वो सिंपली एक ही फैक्टर है, वो है यूएस की 10 इयर्स की बॉन्ड यील्ड। उसमें डॉलर इंडेक्स का भी मूवमेंट आ जाएगा, इसमें गोल्ड का भी मोमेंट आ जाएगा, इसमें फाइनेंशियल मार्केट का भी मोमेंट आ जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि जब तक ये बॉन्ड यील्ड 1.68 के लेवल के ऊपर है तब तक मुझे लग रहा है कि ये प्रेशर जारी रहेगा। अगर एक भी दिन यूएस की 10 इयर्स की बॉन्ड यील्ड 1.78 को क्रॉस किया एंड 1.75 के ऊपर क्लोज हुआ तो और मुनाफा वसूली शायद आपको गोल्ड में आते हुए दिखे। अब मैं ज्यादा डविश नहीं हूं, मुझे लग रहा है कि ये बाइंग ऑन डिप्स का ही अभी मार्केट है, गोल्ड में ज्यादा शॉर्ट करने का चांसेस नहीं है। ये एक ट्रेडिंग करेक्शन है। ट्रेडिंग करेक्शन अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है वो सेल करके पोजीशन ले सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, आपको एक साल का लेवल चाहिए, मुझे लग रहा है कि आराम से ये फिर से सेकंड हाफ में मीन्स के 15 तारीख के बाद या मीन्स नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स, जैसे लूनर फेस्टिविटी आएगी चाइना में, आगे जाके शादियों की भी डिमांड रहेगी, तो अगर ओमिक्रॉन का खतरा कम रहता है एंड अगर ये बॉन्ड यील्ड्स है वो एक लेवल्स में रहते, तो मुझे लग रहा है अगेन एक तेजी गोल्ड में चालू रहेगी। ये साल 55,000 तक के लेवल में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बट नियर टर्म मेरा ये मानना है कि जो कोई बायर हो वो 47,000 लेते हैं। अब कच्चे तेल में धीरे धीरे काफी तेजी बढ़ती हुई दिख रही है। अगर ब्रेंट क्रूड की बात करें तो वापस से $82 के आसपास आ गया है। शुरुआत में हालांकि यहाँ पर कमजोरी थी, लेकिन अब वापस से यहाँ पर तेजी दिख रही है। $82 के आसपास ब्रेंट क्रूड का भाव, WTI क्रूड $79 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। बीरेश जी, क्या लग रहा है, ये तेजी बढ़ती ही जा रही है? कोरोना की चिंता है, रिकॉर्ड मामले आ रहे हैं दुनिया भर में, इसके बाद भी कच्चे तेल में लगातार रफ्तार है। क्या करना चाहिए कच्चे तेल में अब?
देखिए विश्व मोहन, हमें लगता है कच्चा तेल में एक जो ऊपर का ट्रेंड चालू हुआ है साल साल की शुरुआत से, वो अभी कंटिन्यू भी करेगा। ओमिक्रॉन का कंसर्न है, उसके बावजूद मार्केट में एक डिमांड है। उसके साथ साथ सप्लाई बहुत टाइट है। जो 2 दिन पहले ओपेक का बैठक हुआ था, उसमें उन्होंने तय किया कि फरवरी महीने में 4 लाख बैरल का उत्पादन का बढ़ोतरी करने का। उसके बावजूद मार्केट में एक सप्लाई टाइटनेस रहेगा, क्योंकि जिस तरह के डिमांड बढ़ रहे हैं, ओवरऑल ग्लोबल डिमांड बढ़ रहा है, उसके चलते हुए सप्लाई बहुत कम है। ये 2 कारण से मार्केट में अभी क्रूड ऑयल का तेजी बरकरार रहेगी। हमें लगता है पिछले आधा 1 घंटे में मार्केट में ऑलमोस्ट एक 100 रुपीज का एक उछाल आ गया है इंटरनेशनल इंडियन मार्केट में। हमें लगता है मार्केट और भी एक तेजी का माहौल बनेगा। 6,000 रुपए पर बैरल का एक लेवल आपको आज का शाम का सेशन में देखने को मिल सकता है। ओके ओके, यानी ये 6090 का जो स्टॉप लॉस जो आपको लगाने की, सर स्टॉप लॉस लगाने की क्या सलाह दे रहे हैं आप यहाँ पे? क्या स्टॉप लॉस है क्रूड को लेकर? देखिए अभी मार्केट क्रूड ऑयल की बात की है तो 5878 5880 चल रहा है। हमें लगता है 5820 का एक स्टॉप लॉस लगा के बाइंग का पोजीशन बना सकता है। ओके, चलिए ये व्यू है क्रूड को लेकर। रवि, कच्चे तेल पर आपकी राय क्या है? आप क्या सलाह देंगे? डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में तेजी है वो बरकरार है। मुझे लग रहा है कि आज जैसे ही ये 5842 एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस था उसका आज के लिए, और ये रेजिस्टेंस ब्रेक किया है। अब मेरा एक कंडीशनल कॉल रहेगा, अगर आज क्रूड फिर से 5842 का लेवल नीचे की साइड ब्रेक करे, एक कंडीशनल कॉल है, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा बेच के चलना चाहिए। मेरा टारगेट 5750 का रहेगा। 598 का मेरा स्टॉप लॉस है। 5900 के ऊपर बाद में स्टॉप लॉस लगाना है, बट इसको कंडीशनल कौन माने। अगर ये 542 के नीचे जाता है तो आप नई सेल की पोजीशन कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म डेफिनेटली वहां पे जो डिस्पाइट ऑफ दिस सप्लाई में बढ़ोतरी हुई, कोविड के जो नए वेरिएंट का मार्केट को रिस्क लग रहा है, बट ये कोई भी रिस्क है वो परसीव नहीं कर रहा है क्रूड, तो लॉन्ग टर्म का ट्रेंड डेफिनेटली इंटैक्ट है। बट मुझे लग रहा है कि शायद इवनिंग में थोड़ा मुनाफा वसूली का ट्रेंड हो सकता है, तो ये मेरा कंडीशनल कॉल सेलिंग में 5842 के नीचे। जी जी, तो ये क्रूड पर रवि और वीरेश जी की राय है। लेकिन अब नेचुरल गैस की बात कर लेते हैं। यहाँ पर भी अच्छी तेजी दिख रही है, करीब करीब 2.5 से 3% की तेजी एमसीएक्स पर नेचुरल गैस दिखा रहा है, 293 रुपए के आसपास है। वीरेश जी, नेचुरल गैस पर आपकी राय, क्या कॉल देंगे यहाँ पर? नेचुरल गैस में हमारा बाइंग का रिकमेंडेशन रहेगा। जो मैंने पहले लेवल दिया था 290 का, वो अचीव हो चुका है, मार्केट उसके ऊपर चल रहा है। हम एक हमारा टारगेट रिवाइज करके 295 296 का सलाह देता हूँ। जैसे ग्लोबली एनर्जी का डिमांड बढ़ रहा है और यूएस और यूरोप में ठंड का मौसम बढ़ रहा है, उसके चलते हुए एक रेसिडेंशियल सेक्टर से एक बहुत एडिशनल डिमांड आ रहा है। उसके चलते हुए नेचुरल गैस में और भी तेजी कंटिन्यू रहेगी। 295 टू 296 का लेवल आज का ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकता है। ओके, ये भी है। रवि, आप नेचुरल गैस पर क्या सलाह देंगे? मैं बुलिश हूँ। मुझे लग रहा है कि आज इन्वेंट्री के डेटा भी आने वाले हैं, तो ये डेटा के बाद अच्छा रिकवरी प्राइसेस में देखने को मिल सकता है। लेवल स्पेसिफिक 286 से 287 के बिटवीन एक बार बाई का मौका वहां पे ढूंढना चाहिए। स्टॉप लॉस आप 283 का लगा है। मुझे लग रहा है कि 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में नेचुरल गैस में 298 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अगर शॉर्ट टर्म ट्रेंड की बात करें तो एक भी क्लोज अगर 298 के ऊपर आया तो 310 तक के लेवल्स पे ओपन हो रहे हैं, तो अच्छा लेवल है। बाय ऑन डिप्स का स्ट्रेटेजी रखें, जब तक 283 के नीचे क्लोज नहीं होगा ट्रेंड पॉजिटिव साइड बना रह सकता है। ओके ओके, तो ये व्यू है नेचुरल गैस को लेकर। चलिए बेस मेटल्स की बात कर लेते हैं, जहां पर आज सभी मेटल में गिरावट ही है। हालांकि सिर्फ एक एल्युमिनियम ऐसा काउंटर है जहां पे ग्लोबल डेफिसिट की खबर आ रही थी कि एल्युमिनियम डेफिसिट में रह सकता है पूरे ग्लोबली, क्योंकि एनर्जी कॉस्ट इतने ज़्यादा हो गए खास करके यूरोप में कि कई सारे स्मेल्टर्स में काम नहीं हो रहा है, तो इन्वेंट्री कम है, उसका फ़ायदा यहाँ पर एल्युमिनियम को मिल रहा है। लेकिन जिंक देखिए, लेड देखिए,
कॉपर, निकेल सब में आधे से 1% की गिरावट है। वीरेश जी क्या सलाह देंगे बेस मेटल्स में आज के लिए आप? जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, एल्यूमिनियम में ग्लोबल डेफिसिट है। 2022 में भी ये डेफिसिट कंटिन्यू रहने का एक एस्टिमेशन आया हुआ है अक्रॉस द ग्लोब। उसके चलते एल्यूमिनियम में मार्केट एक पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिल सकता है। हमें लगता है 234 235 का लेवल देखने को मिल सकता है। जैसे दूसरी मेटल की बात की है तो दूसरे मेटल में जो इन्वेंट्री भी अभी भी लो लेवल पे है, बट धीरे धीरे इन्वेंट्री में एक बढ़ोतरी आ रहा है। उसके साथ साथ ओमिक्रॉन का एक कंसर्न है। ओमिक्रॉन का ऐसा एक संकेत दे रहा है फिर से एक ग्लोबली लॉकडाउन हो सकता है, जिसके वजह से एक डिमांड का कमी हो सकता है। उसके चलते हुए एक शॉर्ट टर्म सेलिंग का प्रेशर बना हुआ है। पूरा बेस मेटल्स में कॉपर, लेड, जिंक, निकल के लिए इंट्राडे के लिए सेलिंग का रिकमेंडेशन रहेगा। जैसे आप एल्यूमिनियम की बात करेंगे, एल्यूमिनियम एक बाइंग का रिकमेंडेशन रहेगा। ओके, एल्युमिनियम बाई है और बाकी सेल है। आज 11:30 के भी शो में जितने भी जानकार थे, सब एक्सपर्ट, जितने भी एक्सपर्ट्स थे, उन लोगों ने बेस मेटल्स में सिर्फ एल्युमिनियम ही खरीदारी की सलाह दी थी। और आज देखिए वीरेश जी के कॉपर सेलिंग की रणनीति बना रहे हैं, लेड, जिंक, निकेल चारों में ही सेल करने की सलाह दे रहे हैं। रवि, अगर आपको बेस मेटल्स में कोई एक टॉपिक चुनना हो तो आप किसे चुनेंगे और क्या करेंगे? आप खरीदेंगे या बेचेंगे? आपकी क्या सलाह होगी? जी डेफिनेटली मेरे लिए आपने काफी इजी कर दिया आंसर देना। लीड मेरा टॉपिक रहेगा। मुझे लग रहा है कि लीड में एक वीकनेस का ट्रेंड है वो रहेगा, क्योंकि काफी टाइम से देखे तो ये मेटल कंसोलिडेट कर रहे हैं, बट जैसे वीरेश जी ने बताया ये मेटल में धीरे धीरे इन्वेंट्रीज का लेवल हायर होता जा रहा है। तो मुझे लग रहा है वहां 183 के टारगेट के लिए उसको सेल करके चले, 188.90 का स्टॉप लॉस लगाए। एल्यूमिनियम डेफिनेटली मैं आपकी जो फंडामेंटल न्यूज है, आपके फंडामेंटल व्यू है उसके साथ हूँ। पर्टिकुलर एल्यूमिनियम में दूसरा एक फैक्टर है, वो आगे जाके चाइना में जो डेफिसिट है वो और बढ़ने का चांसेस है। यूरोपियन साइड से भी देखे तो ये जो पावर कॉस्ट है, शॉर्ट टर्म के लिए प्रॉब्लम रिजोल्व हो चुका है, बट पावर कॉस्ट काफी बढ़ी है। तो जिंक एंड एल्यूमिनियम में दो कमोडिटी है, वो जो 2022 का साल है वो डेफिसिट में पार कर सकते हैं, डेफिसिट वहां पे और बढ़ सकते हैं। बट यस, अदर बेस मेटल्स में मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली बेस मेटल्स लाइक कॉपर एंड लीड, वहां पे एक बार इन्वेंट्री का प्रेशर है वो आगे जाके बिल्ड होगा। बट आज के लिए मेरी टॉपिक लीड सेलिंग साइड है। ओके, यानी लेड सेलिंग की सलाह अगर एक चुनना है और रवि को आप फॉलो करते हैं तो 186 रुपए में आप यहां पर लेड बेचकर जा सकते हैं। ये कॉल है रवि जी के लिए, रवि जी की तरफ से आप लोगों के लिए। चलिए अब स्पाइसेस की बात कर लेते हैं, जहां जबरदस्त एक्शन दिख रहा है और हल्दी खास करके जबरदस्त तेजी दिखा रही थी। हालांकि आज हल्दी के वायदा में मुनाफा वसूली है, 2% टूट गया है। जीरा बेहदी रेंज में आधे % की गिरावट यहां पर दिख रही है, लेकिन कोरिएंडर आज का हीरो है। कोरिएंडर में 2 से 2.5% तक की तेजी दिख रही है। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए एमआर एग्रो के ओनर मितेश पटेल साहब हैं। मितेश जी, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर, क्या व्यू है मसालों में, किस तरह की तेजी की उम्मीद आप कर रहे हैं और क्या वजह लग रही है इस तेजी के पीछे? सर जी नमस्कार। सर, मसालों में सर इस साल जीरे में और धनिये में दो चीजों में फसल की कमजोरी और कैरी फॉरवर्ड, धनिये में कैरी फॉरवर्ड स्टॉक बहुत ही कमजोर है, बॉटम लेवल पे है। उसकी वजह से धनिये में एक अच्छी तेजी अभी बनी हुई है। साथ में जीरे का जो रुझान दिख रहा है सामने बुआई का, तो जीरे का रुझान 65% गवर्नमेंट के फिगर के हिसाब से कमजोर है। साथ में अगर लोकल ट्रेडर और फार्मर को से बात करते हैं तो लोकल ट्रेडर और फार्मर इसको 50 से 40% तक का इजाफा बता रहे कि पिछले साल से कमजोर फसल है 50 से 40% तक की। और अभी आखिरी हफ्ते में जीरे में बांग्लादेश की और पाकिस्तान की एक अच्छी डिमांड बनी हुई थी, उसकी वजह से जीरे में एक अच्छा उछाल देखने को मिला है। ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग मार्केट दिख रहा है अभी। ओके ओके सर, ग्राउंड पर क्या स्थिति है? ग्राउंड पर अगर जीरे की अगर बात की जाए तो किस तरह की स्थिति वहां पर रही है? किस तरह का अराइवल प्रेशर है वहां पर, या अराइवल बहुत कम है? और किस तरह की डिमांड आप एक्सपोर्ट लेवल पे देख रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे और डोमेस्टिक लेवल पर? सर जी, इंटरनेशनल लेवल पे चाइना की एक डिमांड की वेट कर रहे हैं। चाइना का जो अभी नया प्रोसेस हुआ है स्टार्ट, वहाँ पे पेस्टिसाइड टेस्टिंग और पेस्टिसाइड यहाँ पे भी टेस्ट करते हैं, चाइना डेस्टिनेशन पे पोर्ट पे भी चेक करते हैं। तो अभी कुछ चाइना के जो बड़े बायर है उन्होंने एक ट्रायल बेस पे इंपोर्ट स्टार्ट किया है। जो नवंबर मंथ में कुछ भी एक्सपोर्ट नहीं था चाइना के लिए, उसके बदले में दिसंबर मंथ में चाइना के लिए कम से कम 30 से 40 कंटेनर की बुकिंग हुई है।
ये अगर चाइना एक उसको ट्रांजिट पीरियड 1 महीने का लगता है। चाइना अगर 1 महीने के बाद में पहुंचने के बाद में अगर वहां पे अगर इंडिया का जीरा फिर से पेस्टिसाइड में पास हो जाता है तो चाइना की एक अच्छी डिमांड आने की उम्मीद है सामने। और इसके साथ में अभी बांग्लादेश की हैंड टू माउथ, बांग्लादेश मार्केट हैंड टू माउथ है, उसकी वजह से बांग्लादेश की डिमांड कंटिन्यूसली बनी है। साथ में अगर पाकिस्तान की डिमांड देखने जाए तो पाकिस्तान का जो आखिरी से 3-4 महीने पहले जो तालिबान की इश्यूज हुए थे उसकी वजह से वहां पे बॉर्डर बंद थे, तो वो बॉर्डर अभी खुल गए हैं, अभी वहां पे मूवमेंट चालू हो गया है, तो पाकिस्तान की एक अच्छी डिमांड है। और ग्राउंड लेवल पे अभी देखे जाए तो पिछले साल का जो क्रॉप था उसकी अभी सेलिंग है, मार्केट में कार्गो की अवेलेबिलिटी है, माल की अराइवल अच्छी है। ऐसा नहीं है कि माल की कोई शॉर्टेज हो गई है, माल की अराइवल अच्छी है, पर सामने डिमांड बहुत ही अच्छी बनी, जबरदस्त बनी हुई है। और आगे आने वाली फसल भी कमजोर दिख रही है। मौसम का भी अभी एक अच्छा मौसम सब जगह पे, राजस्थान और गुजरात के प्रोडक्शन एरिया पे काफी हद तक खराब है। मौसम भी एक अहम रोल अभी प्ले कर रहा है जीरे की तेजी के लिए। ओके ओके ओके, तो ये कुछ फंडामेंटल्स है और ये ग्राउंड की रिपोर्ट है मितेश पटेल जी के मुताबिक। शुक्रिया मितेश जी, आपने वक्त निकाला ईटी नाउ स्वदेश के लिए और स्पाइसेस मार्केट का पूरा आउटलुक समझाया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और रवि से जान लेते हैं आज उनकी तरफ से एग्री मार्केट के लिए क्या 2 टॉपिक है। रवि बताइए क्या 2 टॉपिक लेकर आए हैं आज एग्री के लिए। हाँ, एग्री के लिए पहला मेरा रिकमेंडेशन खली पे था। हालांकि जो लास्ट 1 घंटे में इतना बड़ा उछाल आया तो वहां पे मेरे टारगेट अचीव हो चुके हैं, तो आई थिंक कि अभी मैं कॉल रिवाइज करना चाहूंगा। कोकोड कपास खली में बाय करें, अभी 3350 के करीब बाय करना है। स्टॉप लॉस आप 3260 का लगाए और अपर साइड मेरा ये मानना है कि 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में 3500 तक के लेवल्स आपको वहां पे दिखने चाहिए। तो पहला मेरा रिकमेंडेशन कपास खली पे रहेगा। सेकंड रिकमेंडेशन मेंथा ऑयल पे रहेगा। ये थोड़ा वॉल्यूम कम होता है पर मुझे लग रहा है कि वहां पे अच्छी तेजी बनी आगे जारी रह सकती है। सप्लाई के काफी कंसर्न है। 1070 के टारगेट के लिए मेंथा के जनवरी कॉन्ट्रैक्ट में खरीद करके चले एंड 1020 का एक स्टॉप लॉस लगाए। जैसे आप स्पाइसेस की बात कर रहे थे, मुझे लग रहा है कि स्पाइसेस में ये साल में सबसे ज्यादा मैं अभी फंडामेंटल पे अगर गौर करूं तो जीरा मुझे काफी अच्छा लग रहा है। जीरा आप इंट्राडे के लिए नहीं बट थोड़े शॉर्ट टर्म के लिए बाय कर ले। यहाँ से नीचे 16,500 का एक स्टॉप लॉस लगाए। मेरे हिसाब से जीरा शॉर्ट टू मीडियम टर्म में 17,600 तक जाना चाहिए। ओके ओके, 17,600 के लिए आप जीरा खरीद सकते हैं। 16,500 का स्टॉप लॉस लगा ले। कॉटन केक खरीदने की सलाह है और साथ ही मेंथा ऑयल खरीदने की सलाह है। शुक्रिया रवि जी, आपने इन तमाम ट्रेडिंग कॉल्स देने के लिए। वीरेश जी आपका भी शुक्रिया, आपने भी पूरा कमोडिटी मार्केट आउटलुक दिया और नॉन एग्री मार्केट में तमाम तरह के ट्रेडिंग कॉल्स भी दिए। तो कमोडिटी निवेश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश पर। ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे मनी मंत्र। नमस्कार।